जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन, और इसका लगातार हम क्लास लेकर के अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा आज का दोस्तों क्लास है क्लास क्रमांक 9, जिसमें हम देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अध्याय 3। चूंकि अध्याय 3 का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, तो कहीं ना कहीं ये अध्याय 3 का ही दूसरा पार्ट आप मान सकते हो, क्योंकि पहले पार्ट में हमने दोस्तों जो है जिला मंच है उसके बारे में पढ़ा। अगर वहाँ पास अगर उपभोक्ता को कोई परेशानी होती है या फिर राज्य मंच के द्वारा जो सुनवाई की जाती है, अगर उससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो वो आगे किसको दे सकता है अपना आवेदन, तो वो है राज्य आयोग। ठीक है, तो राज्य आयोग से संबंधित जो है आर्टिकल 16 अर्थात धारा 16 से स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसी। तो मैंने बताया था इसके निवारक एजेंसियां 3 हैं। जो जिले में चलता है उसको जिला मंच कहा जाता है, जो राज्य में चलता है उसको राज्य आयोग कहा जाता है, और जो केंद्र में चलता है उसको राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। तो हमने पहला जो पढ़ा था दोस्तों जिला मंच, उसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसमें जिला पंचायत जो मंच है उसकी बनावट क्या होती है, उसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, उसका क्षेत्र अधिकार कितना होता है, उसकी सुनवाई का तरीका क्या होता है, ठीक है, शिकायत किस तरीके से की जा सकती है, इसमें पूरी तरीके से हमने डिटेल में देख लिया है। और हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, अगर इससे सुनवाई नहीं हो जाती है तो आपको पता होगा धारा 15 में हमने पढ़ा था अपील का अधिकार, और उसके तहत जो है अपील की जा सकती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला धारा है वो है 16। ठीक है, तो 16 जो कहता है कि राज्य आयोग की बनावट। तो जब हम अपना आवेदन लेकर के जाएंगे राज्य में, तो हमको राज्य के जो संरचना है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों राज्य आयोग की जो बनावट है उसके लिए निम्नलिखित दिया हुआ है कि जो पहला होगा उसका दोस्तों अध्यक्ष होगा। वो अध्यक्ष कौन हो सकता है दोस्तों? जो रहेगा वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, या फिर जो रह चुका है वो हो सकता है, और उसके जस्ट नीचे में और भी उनके सदस्य होंगे। ठीक है, कम से कम दोस्तों इसमें जो है 2 सदस्य आपको देखने को मिलेगा, और 2 सदस्यों में से एक सदस्य जो है महिला रखना अनिवार्य है। ठीक है, किसमें कहा गया है? धारा 16 का ख में कहा गया है कि 2 में से कम नहीं होना चाहिए, और सदस्यों की उन संख्या में अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब उन सदस्यों की उन संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए जो निर्धारित करता है, और उनमें से एक जो है महिला होना आवश्यक है। और इन सभी की जो योग्यताएं हैं दोस्तों नीचे बताई गई है। तो योग्यता क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला योग्यता होना चाहिए कि उम्र जो है 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात 35 वर्ष से अधिक या 35 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मान्यता प्राप्त से स्नातक की डिग्री रखता हो या फिर रखती हो, ये होना चाहिए। साथ ही साथ योग्यता सत्यनिष्ठा अटल धारित व्यक्ति, इसमें महिला हो, और व्यवसायिक विधि वाणिज्य लेखांकन। चूंकि हम ये इसी तरीके का डिटेल जो है जिला मंच में भी पढ़ चुके हैं, तो सेम इसमें योग्यता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे इसमें यह भी बताया गया है कि परंतु जबकि सदस्यों का जो 50% से अधिक हो जाती है पृष्ठभूमि, तो व्यक्तियों में से इसमें जो है नहीं होंगे। ठीक है, तो स्पष्टीकरण इसमें भी बताया गया है दोस्तों कि न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाला व्यक्ति का तात्पर्य जो है जिला स्तर न्यायालय अथवा समान स्तर के किसी भी अधिकरण में पदासीन जो अधिकारी है उसके रूप में कम से कम 10 वर्षों की अवधि जो है पूरी कर चुका हो, या फिर उसका अनुभव उसको हो। ठीक है, उसी तरीके से इसमें और भी बताया गया है कि कौन जो है इसमें जो है नहीं रह सकता। मतलब इसमें जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है अयोग्य मतलब अयोग्य होगा। जो अपराध है, जो जेल की सज़ा काट चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है उसके खिलाफ, तो इसमें सदस्य नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं वो दिवालिया है या कहीं कहीं भगोड़ा है, तो उसको भी आप उसमें सदस्य नहीं ले सकेंगे। उसी तरीके से दोस्तों अगर दिमाग से कहीं ना कहीं वो मेंटली
बीमार है तो उसको भी आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा अपनाई गई नियंत्रण, इन सब को बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जब हमने जिला मंच पढ़ा ना, सेम इसमें वही इसमें बताया गया है। सिर्फ क्या है, सिर्फ अंतर ये है कि धारा बदला हुआ है। उसी तरीके से इसमें मनोनीत करने का भी अधिकार रखा गया है, जैसे सिफारिश के आधार पर। तो राज्य के लिए कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। राज्य के कानून विभाग सचिव के सदस्य भी कर सकेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों राज्य के उपभोक्ता कार्यालय के जो हैं सदस्य वो भी इसमें जो है सिफारिश कर सकेंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसमें जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसमें कि न्यायाधीशों में मनोनीत उच्च न्यायालय के जो सौंपा गया है वो, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका क्षेत्राधिकार के बारे में इसमें बात कही गई है, जिसमें राज्य आयोग की क्षेत्राधिकार शक्तियां अधिकारों को उसकी न्यायपीठों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है एक अथवा अन्य सदस्यों के साथ, जैसा कि अध्यक्ष उपयुक्त समझता है। अध्यक्ष द्वारा एक न्यायपीठ की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, उसी तरीके से और भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं। सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वही वही है दोस्तों इसमें। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ जाननी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकी कार्यावधि। तो दोस्तों इनकी जो समयावधि होती है, राज्य आयोग का जो प्रत्येक सदस्य है वो अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकता है, या फिर 67 वर्ष तक की उम्र तक रह सकता है। ठीक है, चाहे इन दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाता है उसको पालन करना होगा। अगर व्यक्ति जो है दोस्तों 65 वर्ष की उम्र में उसको सदस्य बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 65 1 साल हो गया, 66 2 साल हो गया, और 67 जो है 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो सदस्यता अपना कितना वर्ष तक रखा, 3 वर्ष तक, और 67 की उम्र के बाद वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है उनको उनके पद से जो है पदमुक्त कर दिया जाएगा। या फिर दोस्तों 5 वर्ष कंप्लीट होता है उसके बाद ऑटोमेटिक जो है पदमुक्त कर दिया जाएगा, अगर उसको 67 वर्ष हुआ नहीं रहेगा फिर भी। अब इसी को हम अगर अप्लाई करें किस में, जिला मंच में, तो यहाँ पास 5 वर्ष की अवधि, और यहाँ पास 67 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा, 65 वर्ष की उम्र जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। थोड़ा थोड़ा अंतर में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, और उसी में ही अगर वहाँ से प्रश्न पूछ देता है तो वो स्टूडेंट हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, देखिए, और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे प्रदान किए में पुनः नियुक्ति के बारे में बताया गया है, परंतु यह है जबकि एक सदस्य जो है राज्य को संबोधित करने हस्तलिखित इस्तीफा से अपने पद से इस्तीफा दे देता है, और उस इस्तीफे को जो है स्वीकृत हो जाने पर उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा, और सदस्य की श्रेणी के संबंध में उपधारा 1 में वर्णित किन्हीं योग्यता वाले व्यक्ति जो है उसमें नियुक्त स्थापना लेंगे जिन्हें इस्तीफा दे दिया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पद खाली हो जाती है तो उन्हें इस्तीफा दिए हुए व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उपधारा के बारे में। तो इसमें जो है उपधारा में भी बताया गया है कि अगर इसमें समाविष्ट होने के बावजूद भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन 2002, चूंकि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ है 2002 में भी बदलाव हुआ है। उसमें अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, मतलब नियुक्त किया गया व्यक्ति अपनी अवधि समाप्त पर अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में भी मामला हो उस पर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से थी ये जानकारी। अब आगे देख लेते हैं धारा 17, जो कि है राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार। इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों, ये राष्ट्रीय नहीं है, ये क्या हो जाएगा, राज्य होगा। ठीक है, तो राज्य का जो अधिकार है वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस अधिकार के अंतर्गत जो है बहुत सारे उपबंध जो हैं राष्ट्रीय आयोग को क्षेत्राधिकार में जोड़ने के लिए, ये राष्ट्रीय नहीं है दोस्तों, राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये राज्य आयोग का होगा। देखिए, पहला जो है ग्रहण करने का अधिकार, भाई जो नीचे वाला जिला वाला अगर भेज रहा है ऊपर, तो उसमें ग्रहण करने का अधिकार उसका है जब मामला जो है 20 लाख से 1 करोड़ के रुपए के बीच का हो, अर्थात 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तब क्या होगा, इसमें दावा को जो है सुनवाई किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के मामले तक की सुनवाई जो है राज्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पॉइंट दिया हुआ है किसी राज्य के भीतर आयोग के आदेशों के विरुद्ध जो है अपीलों पर जो है इस पर जो है किया जाएगा, मतलब राज्य के जो भीतर आयोग जो है आदेश उनके भीतर किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से रिकॉर्डों के मामलों के आधार पर किसी उपभोक्ता विवाद में उपयुक्त आदेशों के जारी होने के लिए जो कि राज्य में किसी जिला मंच के समक्ष लंबित है अथवा के द्वारा निर्धारित किया गया है, या राज्य आयोग को उस प्रतीत होता है कि ऐसा जिला मंच जो कानून द्वारा उनमें निहित नहीं किया गया है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है तथा निहित किए गए क्षेत्राधिकार को प्रयोग करने में असफल रहा है अथवा तात्विक
अनियमितता के साथ अथवा गैर कानून अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तब भी क्या हो जाएगा, अपने मामले को यहाँ पास लेगा। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जिला मंच है जहाँ पास राज्य आयोग का कार्य जो है जिला मंच में कर रहा है, तो यह कहीं ना कहीं उस पर जो है उस केस को अपने अंडर वो ले लेगा। ठीक है। और भी पॉइंट इसमें बताया गया है कि राज्य आयोग की शिकायत जो है स्थापित की जाएगी उसके क्षेत्राधिकार की जो है सीमाएं हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिमिट्स भी हैं इनके। जिस तरीके से जिला मंच का लिमिट है, उसी तरीके से जो राज्य आयोग है उसका भी लिमिट है। ठीक है। जैसे कि अपने ही दायरे पर काम करेगा, जैसे नीचे जिला मंच का जो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है और आप जो है आयोग में जा रहे हैं, राज्य आयोग में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस समय जो है वो सुनवाई नहीं करेगा। ठीक है। उसी तरीके से प्रत्येक विपरीत पक्षकार है, जहां पास एक से अधिक पक्षकार हैं, जहां शिकायत की अथवा करने के समक्ष वास्तव में अथवा स्वैच्छिक रूप से निवास करता हो अथवा व्यापार को चलाता हो, है ना, इस स्थिति में शाखा कार्यालय रखता हो, मुनाफे के लिए निजी तौर पर कार्य करता हो, परंतु ऐसे मामलों में या जो राज्य की स्वीकृति प्रदान की करता हो अथवा उन स्थान पर विपरीत पक्षकार सहमति दे दे जो निवास नहीं करता हो अथवा व्यापार नहीं करता हो, शाखा कार्यालय नहीं जाता हो, मुनाफे के लिए किसी और कार्य पर नहीं करता हो जो कि इस मामले का हो, अथवा या फिर इसके नीचे और भी बताया गया है, जैसे कार्यवाहकों का कारण पूर्णता तथा आंशिक रूप से उठता हो, इस मामले में भी जो है ये जो है राज्य आयोग कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस तरीके से थी इनका जो है दोस्तों क्षेत्राधिकार और उनकी सीमाएं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सीमा है आप इसको याद रखिए, क्योंकि जो 17वां मतलब धारा 17 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आयोग का जो है क्षेत्राधिकार है। ठीक है। उसी में आपको जो है 17(2) में आपको बताया गया है, सीमा के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं 17 क्या के बारे में, देख लेते हैं, जो कि क्या है, मामलों का स्थानांतरण। तो मामला जो है किस तरीके से स्थानांतरित होता है, तो देखिए, शिकायतकर्ता के आवेदन पर अथवा उसके स्वयं के संवेदन पर राज्य आयोग कार्यवाही में किसी भी स्तर पर जिला मंच के समक्ष लंबित किसी शिकायत को राज्य में अन्य जिला को स्थानांतरित कर सकता है यदि न्याय के हित में ऐसी आवश्यकता हो। अर्थात दोस्तों क्या हुआ, ये राज्य हुआ, आप मान लीजिए ये जिला हुआ, ये जिला हुआ, इस जिले में चल रहा है आपका केस, तो अगर राज्य आयोग चाहता है, मतलब जो सेंट्रल में बैठा है, स्टेट का सेंटर में, मतलब राज्य आयोग में बैठा है, वो इस जिले मंच का इस दूसरे जिले मंच में जो है इसमें स्थानांतरित करने का अधिकार उसको रखता है। ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है तब। तो ये किसके बारे में बताया गया है, 17 का में बताया गया है। अब बात करते हैं 17 ख में, जिसमें बताया गया है कि सर्किट न्यायपीठें जिसमें राज्य आयोग साधारणतः राजधानी में कार्य करेगी, लेकिन अगर कुछ कारणवश ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनका जगह बदल करके उनका कार्य करना पड़े, तो राज्य सरकार समय समय पर शासकीय राजपत्र में राज्य आयोग की सलाह पर जो है अधिसूचना जारी करके जो है अपना जो कार्य है वो उसको बदल सकता है। ठीक है। जिसको क्या कहा गया है, सर्किट न्यायपीठों के नाम से जाना गया है, जो कि किसमें है, धारा 17 ख में रखा गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों राज्य आयोग पर लागू क्रिया। तो राज्य आयोग पर क्या क्या चीज़ें हैं जो लागू होती है, जैसे राज्य मंच द्वारा शिकायतों को निपटाने के लिए धारा 12 मतलब धारा 12, धारा 13 और धारा 14 के संबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम राज्य आयोग द्वारा निपटाने के लिए उन सुधारों के साथ लागू होने के लिए जो है आवश्यक है। अर्थात राज्य आयोग पर लागू प्रक्रिया क्या क्या है उसको देख लेते हैं, जिसमें धारा 12 और धारा 13, धारा 14। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, धारा 12, 13, 14 क्या है। तो दोस्तों धारा 12 जो कहता है कि तरीका जिसमें शिकायत किस तरीके से की जाएगी, मतलब शिकायत करने का तरीका बताया गया है। और हम लोग देखें अगर धारा 13 में, तो शिकायत करने की जो स्वीकृति है उसको प्रक्रिया किस तरीके से होगी कि शिकायत को किस तरीके से स्वीकृत किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो छानबीन की प्रक्रिया जो होगी वो धारा 14 के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही प्रक्रिया है दोस्तों, पूरी तरीके से जो है राज्य में लागू होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें बताया गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा जो मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो। ठीक है। तो चलिए हम कहाँ पास आए थे, तो चलिए देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं।
तो देखिए धारा 18 में हमने पढ़ा था, देखिए कि राज्य मंच द्वारा जो शिकायतें हैं उसको निपटाने के लिए वही प्रक्रिया जो मतलब शिकायत किस तरीके से कर सकते हैं, शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है, और धारा 14 के अंतर्गत छानबीन करने का जो उपबंध है, ये सबको अपना करके विवाद को निपटाने के लिए उनको सुधार करने पर जो लागू है वो पूरी तरीके से प्रक्रिया इस पर लागू होता है। अब बात कर लेते हैं धारा 18 का, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 जो कि संशोधित है, जिसमें धारा 15 द्वारा विलोपित, धारा 15 द्वारा विलोपित अर्थात जब ऐसी, अब धारा 15 क्या है मैंने बताया था, जब कहीं ना कहीं राज्य मंच जिला मंच जो है, अगर उपभोक्ता कोई भी न्याय सुना देता है तो अगर उससे संतुष्ट नहीं है उपभोक्ता तो 30 दिन के भीतर उसको राज्य आयोग जाना पड़ेगा। उसी के बारे में जो है 18 का में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अब बात कर लेते हैं अपीलें, तो इसमें भी अपीलें आ गई हैं। तो 15 में जो अपील है वो जिला मंच के लिए था, और जो है दोस्तों 19 में जो अपील है वो ना कहीं जो है राज्य आयोग के लिए है। देखिए तो धारा 17 के खंड का और उपखंड 1 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करके अगर व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, 30 दिन के भीतर की अवधि। तो दोस्तों हमने पढ़ा इसको धारा 15 में, जब जिला मंच मैंने पढ़ाया था तो इसकी के बारे में डिटेल में मैंने आपको समझाया था। तो 30 दिन के भीतर जो क्या करना होगा, उनको राष्ट्रीय आयोग में जा के आदेश देना होगा, मतलब उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है, पूरी प्रोसेस उनको बतानी होगी। अगर 30 दिन के भीतर अगर नहीं पहुँच पाता है और 30 दिन के अगर बाद में जाता है तो राष्ट्रीय आयोग जो है उसकी बात को पहले सुनेगा कि वह अपना जो पेश मतलब आवेदन करने का जो 30 दिन मोहलत था उसमें वह जो है आवेदन क्यों नहीं किया। जैसे स्थिति हो गया, लॉकडाउन की स्थिति हो गई भाई, चारों तरफ सभी तरफ बंद हो गया है ना, तो अपना आवेदन नहीं कर पाया, तो अपना कारण जब बताएगा तो जो है राष्ट्रीय आयोग चाहेगा तब उसकी कार्यवाही को सुनेगा। ठीक है, अन्यथा जो है वो आवेदन को निरस्त भी कर सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो है राज्य आयोग अगर उस पर जुर्माना लगाता है तो उसका कम से कम 50% जो है उसको जमा करना है, या फिर 35,000 रुपये उसको जमा करना होगा। तो हमने जो जिला मंच पढ़ा था तो उसमें भी ये कितना था दोस्तों, 50% था, और कहीं ना कहीं जो ये है दोस्तों जो राशि है वो है 25,000 रुपये की थी। तो इन दोनों में से कोई भी हो उसको जमा करना ही होता था। ठीक है, तो उसी तरीके से जो इसमें है राज्य आयोग में, तो इसमें 50% और या फिर जो है 35,000 रुपये जो है उनको जमा करना ठीक है, अगर जमा नहीं करता है तो इस स्थिति में जो है अपीलकर्ता का जो आवेदन है उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन को ग्रहण नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि अपील की जो सुनवाई है वो 19 का में बताया गया है कि राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दाखिल अपील जो है संभवतः अतिशीघ्र जो है सुनी जाएगी। 90 दिनों के भीतर की अवधि के भीतर ही अपील को अंतिम रूप से निपटारा कर दिया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं 90 दिन के अंदर ये केस जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लिखित ऑर्डर इन सब के बारे में जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया वो सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो है नेक्स्ट है, वह है राष्ट्रीय आयोग का बनावट। हमने पढ़ लिया पहला जिला मंच, जिसको जिला के बारे में हमने देखा, उसके बाद है दूसरा राज्य आयोग के बारे में पढ़ा। अब तीसरा है दोस्तों हमारे लिए वो है राष्ट्रीय आयोग का बनावट। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। इसमें भी सेम वैसा ही है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसमें सदस्य कितने होंगे, उनकी नियुक्ति का आधार क्या होगा, साथ ही साथ दोस्तों इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपको इनकी धाराएँ याद रखनी होगी। तो ठीक है, तो अगर जो चीज़ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। और जो चीज़ जो है दोस्तों, और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन ऑन करते ही जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूंगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन चला जाएगा। अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहाँ पर जा करके चेकआउट कर लीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए रखे गए हैं। साथ ही साथ नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे लिंक्स एंड अच्छे अच्छे पोस्ट आप पढ़ने के लिए लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है। और कोई भी ऐसा सवाल हो दोस्तों जो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और मेरा रिप्लाई बहुत ही आपको चाहिए ही चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पास मैं रिप्लाई बहुत ही फास्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए क्लास के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।